बेटा आज हम 10th मैथ का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं। इसका आज हम इंट्रोडक्शन पोर्शन करेंगे। बेटा मैं एक लाइन लेता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जो एक्स एक्सिस लाइन है ये एक ओरिजेंटल लाइन है और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक और लाइन लेता हूँ वर्टिकल। ये एक वाई एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो एक्स एक्सिस है। लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस है। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जो ओ पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। अब बात मैं करता हूं कोऑर्डिनेट की। मान लिया मेरे पास एक पी पॉइंट है यहां पर, यहां एक्स वाई। कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं हमेशा आगे की तरफ एक्स की वैल्यू होती है और पीछे की तरफ वाई की वैल्यू होती है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट हमारे को बताता है कि प्लेन के ऊपर आपकी पोजीशन का क्या है। प्लेन के ऊपर आप कहाँ पर हो और वहाँ एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। अब बात करता हूँ मैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट locate the position on a plane। ये क्या लोकेट करता है? पोजीशन लोकेट करता है प्लेन पर कहां पर हैं। अब मैं बात करता हूं एक्स कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट इसको हम और दूसरा नाम भी दे सकते हैं, अबसीसा। अबसीसा बेटा एक्स की कोऑर्डिनेट और अबसीसा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब मैं बात करता हूं, मैं दोनों समझाऊंगा। वाई कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, डिनेट, और इसका दूसरा नाम है बेटा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बेटा इस बात को समझना। मान लिया मेरा पॉइंट है पी है 2 और 3। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां पर है। ये वैल्यू कितनी है? 2। ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? 2। इसको क्या बोलूंगा मैं? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है? वो डिस्टेंस है किससे? वाई से। और जो वाई की वैल्यू है ये 3 है, वो डिस्टेंस है किससे? है एक्स से। किससे है? एक्स से। एक्स की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस है वाई से और वाई की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस है एक्स से। अब क्या कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मेरे को एक पॉइंट दे रखा है 1 और 7 मानते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना बेटा, ये यहां पर ये लोकेशन है मानते हैं 1 और 7। एक्स एक्सिस तो ये है, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इससे यहां पर ये पॉइंट लोकेट है तो ये डिस्टेंस कितना है?
कितना है, एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा क्या है, तो इसका मतलब है y की वैल्यू y की कितनी है यहाँ 7, तो कितना है 7 है। अब बात करते हैं बेटा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक मैंने प्लेन लिया, इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये कह रहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट इस एक्स एक्सिस लाइन पर है। इसका मतलब क्या है बेटा, एक्स एक्सिस पर है तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वैल्यू ऑफ वाई इज ऑलवेज 0। ठीक है बेटा, यदि पॉइंट वाई एक्सिस पर है, ऑन वाई एक्सिस, यदि वाई एक्सिस पर है तो वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज 0। यदि वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, यदि एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0। देखो बेटा, ये एक्स और वाई जो हैं एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी करते हैं और इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ये एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये ओरिजिन है, इससे इस साइड चलता हूं तो एक्स क्या होता है पॉजिटिव, और इस साइड जाता हूं तो एक्स क्या है नेगेटिव। ठीक है, ऊपर जाता हूं ये y है और यहां भी y है, यदि ऊपर की तरफ जाता हूं तो y क्या है पॉजिटिव, 0 से ऊपर, 0 से कितना ही ऊपर जाते हैं y क्या है पॉजिटिव, 0 से नीचे की तरफ जाते हैं तो y क्या है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव। अब देखो बेटा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई वैल्यू दे रखी है -3 और 4, देखो बात सुनो, -3 एक्स की वैल्यू है -3, एक्स -3 किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक्स माइनस कब होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस है, या एक्स की वैल्यू को देखता हूं तो या सेकंड में है या थर्ड में है। अब देखेंगे वाई की वैल्यू को, वाई की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड और फर्स्ट में, इसका मतलब ये किस में है सेकंड क्वाड्रेंट में, किस में सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब और वैल्यू ले लेते हैं -4, देखो बेटा x की वैल्यू -3 है, -3 का अर्थ है x या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब x के अनुसार तो सेकंड या थर्ड में, बट y से एक्यूरेसी आ जाएगी, y से देखते हैं y माइनस है, y माइनस कब होता है थर्ड और फोर्थ में, तो कौन सा क्वाड्रेंट होया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार बेटा कोई भी वैल्यू दे रखी हो, देखना, अब मैं इसका भी क्वाड्रेंट बता देता हूं, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, मीन फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स का मेरे को पता चल गया फर्स्ट में है या फोर्थ में है, बट वाई का देखता हूं, वाई नेगेटिव कब होगा इन दो में, फर्स्ट और फोर्थ में देखूंगा तो वाई नेगेटिव कब होगा फोर्थ में, तो कौन सा होया फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे हम जो कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है उससे हम ये भी बता सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में है या फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं बेटा डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूले की डिस्टेंस फॉर्मूला देखना बेटा। अब मैं 2 पॉइंट लेता हूं, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। अब डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करके मेरे को ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ कितनी है देखना बेटा, स्क्वायर रूट ब्रैकेट, देखो बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा बच्चे इसमें बिचले रहते हैं,
x2 में से x1 करूं या x1 में से x2 करूं। देखो बेटा बात सुनो, मैं दो कोऑर्डिनेट लेता हूं, लेट 4 and 7 A है, B -3 और -8 है। देखो बात सुनो, अगर मैं ए बी निकालता हूं, ए बी यदि निकालता हूं, x2 -3, माइनस का निशान -4 का स्क्वायर प्लस y2 -y1। ठीक है बेटा, ये देखना -7 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। बेटा ये क्या किया मैंने, x2 -x1, y2 -y1, यदि इसके अपोजिट करते हैं, देखना ए बी और x1 -x2 करता हूं, x1 4 -3 का स्क्वायर, 7 -+ का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बेटा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं x2 में से x1 किया तो -7, x1 में से x2 किया है तो +7, क्योंकि स्क्वायर है उसके ऊपर, प्लस हो या माइनस हो, यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं तो निशान का कोई भी महत्व नहीं रहता है, रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या हम x2 में से x1 करें या x1 में से x2 करें। अब बेटा हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देखना, सेक्शन फार्मूला किस लिए अप्लाई होता है। मैं ए और बी एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। बेटा एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x और y मैं मानता हूं, ये ए बी लाइन को m1 और m2 में m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूले का प्रयोग करके हम x और y की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। हम सेक्शन फार्मूला प्रयोग करके कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं। देखो बेटा एक सिंपल है, ज़्यादा ये रटने की जरूरत नहीं होती। जब हम x या y की वैल्यू निकालेंगे तो देखो m1 को अपोजिट दूसरी साइड तीर का निशान लगा दो, m2 का दूसरी साइड लगा दो। ठीक है, x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसमें देखो x का कौन है, क्या है, a में x1, इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, m2 आ रहा है इसकी तरफ, m2 प्लस इसमें देखना x2 का कौन है ना, b में x का क्या है, x2, मल्टीप्लाई कौन होने जा रहा है, m1, बाई में जो रेशियो होते हैं उन दोनों का जोड़ होता है, m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू निकालते हैं। देखो बेटा a में y का जो कोऑर्डिनेट है y1, इस साइड मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, m2 प्लस y2 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, m1 बाई दोनों का सम, m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। इस चैप्टर में हमारे से ये टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी कई क्वेश्चन करता है, देखते हैं कैसे करेंगे उनको। टाइप ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट देखते हैं बेटा, इक्विलैटरल, देखो हमारे को 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, a x1 y1, b x2 y2, c x3 और y3। बेटा देखो अब मैं डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करके ए बी और बी सी और ए सी तीनों निकाल लूंगा। यदि तीनों इक्वल हैं तो ये कौन सी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल भी सेम होंगे। ठीक है बेटा, पूछेगा हमारे से कि ये
ट्रायंगल का क्या टाइप है, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला प्रयोग करके ए बी, बी सी और ए सी तीनों निकालूंगा। यदि तीनों इक्वल हैं तो इक्विलेटरल है। सेकंड करते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस में यदि दो साइड इक्वल हैं, माना ए बी इक्वल है बी सी, ठीक है, यदि दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस है। कितनी? टू साइड आर इक्वल। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड। ये भी पूछ लेता है। राइट एंगल ट्रायंगल, देखो बेटा, इसमें हम करेंगे राइट एंगल में मैं ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा और ए सी निकालूंगा, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू √5, बी सी इज इक्वल टू √5 और ए सी इज इक्वल टू √10। देखो बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस, थ्योरम, इसमें मैं पाइथागोरस का प्रयोग करूंगा। जो साइड, जिन साइड, दो साइडों की वैल्यू कम है उनका स्क्वायर करके ऐड करता हूं मैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो बेटा, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 10। ये किसके इक्वल है? ये ए सी के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट करते हैं बेटा राइट एंगल आइसोसेलेस। एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बेटा। राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो। देखो बेटा, बात सुनो, यदि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल है तो जो ये हाइपोटेन्यूस है ना, सबसे बड़ी जो साइड है, ये कभी भी इन छोटी साइड बेस और परपेंडिकुलर के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जिन दो साइडों की वैल्यू कम है, वो दोनों साइड इक्वल हों और पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं, तो फिर पाइथागोरस का प्रयोग भी उस पर सेट होता हो, तो कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी? राइट एंगल आइसोसेलेस। देखो बेटा, ये ऊपर वाली है, ए बी और बी सी इक्वल भी है, आइसोसेलेस हो गया। और जब पाइथागोरस का इसमें प्रयोग करता हूं तो पाइथागोरस के अनुसार राइट एंगल भी है। तो ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये क्या है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा, कई बार हम देखते हैं जो ए बी, बी सी, ए सी निकालते हैं, न तो इक्विलेटरल दिखाई देती है, न वो आइसोसेलेस दिखाई देती है, न राइट एंगल दिखाई देती है। तो फिर हमारे को ये पता ही नहीं चलता कि वे ट्रायंगल किस टाइप की है, या ट्रायंगल है भी या नहीं है। देखो बेटा, बात सुनो, इफ 3 गिवन point are collinear, so it is not make a triangle। यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, कोलिनियर का अर्थ है एक लाइन पर हैं। देखो बेटा, मैं ए बी सी ये 3 पॉइंट ले लिए, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। यदि कोलिनियर ही हैं तो ये राइट एंगल नहीं होंगे ना। कोलिनियर है तो बेटा ये ट्रायंगल नहीं होगी। एक और बात देखते हैं बेटा, देखो, एक साइड ये है, एक साइड ये है। देखो राइट एंगल के लिए ए बी और सी, देखो बेटा बात सुनो, हमेशा होता है ये ए बी प्लस बी सी जो है ग्रेटर देन होगा ए बी
प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा ए सी से, क्योंकि देखो बात सुनो, यदि ए बी और बी सी का जोड़ ए सी के इक्वल है तो क्या हो गए, एक क्या हो गया, कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पर आ गए। या ए और ए सी अकेला इन दोनों के जोड़ से बड़ा है, फिर भी क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएंगी। ट्रायंगल कब बनेगी, ट्रायंगल जब बनेगी बेटा, ये देखो ये दो पेन हैं, मैं एक तीसरा ये पेन ये लेके आता हूँ, तीसरा ये पेन ये कैप लेके आया, यदि इस कैप की लेंथ इन दोनों के इक्वल होगी तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी। यदि इसकी कम है तो देखिए ना बेटा, कम है तो ये देख मुड़गी, कम है तो मुड़ी ना बेटा। कहने का अर्थ है जो दो छोटी साइड हैं ए बी और बी सी, इन दोनों का सम हमेशा ए सी से ज़्यादा होगा। देखो ये दो साइड हैं, ठीक है, ये तीसरी साइड है, तीसरी साइड का इन दोनों का सम तीसरी साइड से ज़्यादा है, इसलिए देखो ये बैंड होगी, बैंड होगी तो ट्रायंगल बन गई। यदि इनका सम इसके इक्वल होता तो ट्रायंगल नहीं बनती, एक सीधी लाइन बन जाती, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो बेटा कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे को ये नहीं पता चलता है भाई किस टाइप की है, फिर हम ये प्रॉपर्टी देखते हैं, जो दोनों छोटी साइड हम दोनों का सम करके देखते हैं, वो तीसरी साइड से यदि उनका सम ज़्यादा है तो वो ट्रायंगल बनेगी, यदि इक्वल है तो कोलिनियर हो गया, नहीं बनेगी। यदि किसी बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर उसका ग्राफिकली हम उसके पॉइंट देखेंगे, मान ले एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो एक यहाँ आ गया, तो यह ट्रायंगल बन गई। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हम ग्राफ का प्रयोग कर लेंगे। अब बेटा मैं बात करता हूं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट देखते हैं बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो बेटा, मैं 4 पॉइंट लेता हूँ, ए बी सी डी। कई बच्चे ऐसे लेते हैं ए बी डी सी, नहीं नहीं, सीरीज में लेंगे, या क्लॉकवाइज घूम लो या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम लो या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज पर लेंगे सीरीज में। बेटा पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होती है, मीन ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इक्वल टू ए डी। अब आप कहोगे सर ये तो रेक्टेंगल में भी होता है। बेटा जो इसके डायगोनल हैं यदि उसकी लेंथ इक्वल होगी तो बन गई रेक्टेंगल, यदि लेंथ इक्वल नहीं है तो बन गई पैरेललोग्राम। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पैरेललोग्राम के हमेशा सेम होते हैं, मिड पॉइंट ऑफ gonal of parallelogram is सेम। बेटा मिड पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो यदि हमारे को ये दिखाना है भाई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दिखाना है तो मैं इसकी चारों साइड निकालूंगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए आमने सामने की इक्वल हैं, तो मैं बोल दूंगा इसको ये पैरेललोग्राम है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बेटा इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये तो सेम पैरेललोग्राम में भी है और रेक्टेंगल में भी है। अब देखते हैं डायगोनल की लेंथ ए सी और बी डी यदि इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल होगी, यदि डायगोनल की लेंथ सेम है तो ये होगी रेक्टेंगल, यदि डायगोनल की लेंथ सेम नहीं है तो ये होगी पैरेललोग्राम। अब कई बच्चे हम ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल के पास जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम से ज़्यादा है, ठीक है, पैरेललोग्राम के पास रेक्टेंगल से कम प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं थर्ड पे रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है बेटा, सेम वही बात है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। साथ में स्क्वायर भी लिखता हूँ मैं, स्क्वायर भी साथ में लिखता हूँ।
ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी है। ठीक है बेटा, चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल और चारों साइड स्क्वायर की भी इक्वल है। यदि मैं चारों साइड निकाल लेता हूं डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करके, तो और चारों इक्वल हैं, तो दोनों में से एक चीज है, या तो वो रोम्बस है या स्क्वायर है। इसके बाद यदि मेरे को रोम्बस निकालना तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। ठीक है, यदि मेरे को स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है क्या, तो फिर मैं इसके डायगोनल की लेंथ भी निकाल लूंगा। यदि उसके डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो वो स्क्वायर है, यदि डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस है। ये हमारे पास मैंने ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर और रोम्बस के बारे में बताया बेटा। कई बार क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमारे को ये नहीं पता चलता, भाई चारों साइड अलग अलग आ जाती हैं। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जिसमें हमारे को ये पता ही नहीं चलेगा कि चारों टाइप में से यदि कोई भी चीज इक्वल नहीं आती है, तो देखो ए बी जो मेरा है वो वैसे मान लेता हूं मैं 2√13, बी सी भी √13 और बी सी के बाद ए सी √13 और ए डी हमारा हो गया रूट कुछ भी ला लो। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है। अब हमारे को इसमें ये पता ही नहीं चल रहा ना, तो ये दो साइड इक्वल दिखाई दे रही है। ये इस तरह की, जब मैं मानता हूँ ए बी सी और डी, देखो ए बी 2 पॉइंट ना 2√13, बी सी 13, ए सी देखना बेटा, देखिए बात सुनो, यहाँ से इस टाइप की बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि देखो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ए सी यहाँ कहीं है बीच में और बी यहाँ है, देखो तो आपको दिखाई दे रहा है। बी सी और ए सी का जोड़ ए बी के इक्वल है। डी मान ले कहीं भी है, यहाँ है, यहाँ कहीं भी है, तो यदि मैं इसको भी मिलाऊंगा तो ये तो एक ट्रायंगल ही बनी। बात सुनो, देखो बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, दो जो लाइन है उन दो का जोड़ इनमें से तीसरी के इक्वल है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट तो कोलिनियर हैं। 3 पॉइंट यदि कोलिनियर होंगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम बनाएं, ऐसे तीनों पॉइंट कहीं चारों पॉइंट निकलाएंगे, फिर उसको मिला के देखें। ठीक है, उसको मिला के देखें, उससे भी समझ में आ जाएगा हैं। अन्यथा पर्सन में जब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो ये ए बी इतना है बेटा। मिड पॉइंट के बारे में देखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। मिड पॉइंट का अर्थ है ये एक लाइन है ए बी, जो पी पॉइंट है ए बी के बिल्कुल मिड में है, तो पी के जब मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा, जब पी के मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो x1 प्लस x2 y2, y के निकालूंगा y1 प्लस y2 by 3। अब एक निकालते हैं हम सेंट्रॉयड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड, नेट ऑफ सेंट्रॉयड। बेटा सेंट्रॉयड किस में निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड? ट्रायंगल में। ट्रायंगल के ए के हैं x1 y1, बी के हैं x2 और y2, सी के हैं x3 और y3। अब सेंट्रॉयड को मैं P मान लेता हूँ, वैसे तो सेंट्रॉयड को मैं C मानता हूँ, इसको ए बी सी की जगह पर पी क्यू कुछ भी मान लेता, x और y। यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा सेंट्रॉयड में, x की x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यदि y की निकालूंगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3।